हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन आइज़ के बारे में डिस्कस किया था कि वह उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसका किस प्रकार से फंक्शन होता है। मेनली हमारा जो वीडियो था वो एनसीईआरटी बेसिस था। जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट थे वो वहाँ सारे के सारे क्लियर किए गए और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों को भी डिस्कस किया गया। वही प्रक्रिया आज हम ईयर के साथ भी करने जा रहे हैं। जो ह्यूमन आई ईयर वाला जो चैप्टर है उसको भी हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे और आसानी से समझने का प्रयास करेंगे विद डायग्राम्स। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वह है मानव कर्ण, ह्यूमन हाई ईयर, जो 11th एनसीईआरटी का चैप्टर है। तो देखते हैं कि ह्यूमन ईयर के कितने पार्ट्स होते हैं और उसे किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। बच्चों, उससे पहले एक चीज़ और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ की लिंक प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बच्चों, जो ह्यूमन का ईयर होता है, जो मानव का कान होता है, वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जो ह्यूमन के ईयर होता है वो मेनली कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। जैसे इस डायग्राम को देखिए। सबसे पहले ये जो हमारा कान है, जो बाहरी भाग है कान का, एक तो ये भाग हो गया। उसके बाद में जो ह्यूमन का बाहरी, जो कान का बाहरी भाग है, एक तो वो वाला भाग हो गया। उसके बाद में क्या है? एक एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है, जो कान का अंदर की तरफ एक नलिका नुमा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों भाग मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आउटर ईयर, बाह्य कर्ण का निर्माण करते हैं। कौन कौन से भाग मिलकर? एक तो पिन्ना और साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। जो पिन्ना वाला भाग होता है, जो ये बाहर की तरफ हमारा कान दिखाई देता है, उसे एक नाम और से भी जानते हैं, ओरिकुला। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य ये होता है कि यह वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है, जो ध्वनि उत्पन्न करती है। तो देखो बच्चों, इसका मुख्य रूप से यही कार्य होता है कि ये ध्वनि तरंगों को ग्रहण करने का कार्य करता है। जो आसपास की ध्वनि तरंगों है उनको ग्रहण करेगा। इसका सरफेस एरिया बड़ा होने का मतलब यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर पाए। उसके बाद में जब हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस की बात करते हैं तो यह टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे क्या कहते हैं? ईयर ड्रम, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कान का पर्दा, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? कान का पर्दा, वहाँ तक जाता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस है वो कहाँ तक जाएगा? वो बाह्य कर्ण में पिन्ना से स्टार्ट होकर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे ईयर ड्रम कहते हैं, वहाँ तक जाता है। तो इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई डायग्राम के माध्यम से तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद में हम बात करते हैं मिडल लेयर की। तो देखो, 3 प्रकार की जो अस्थियां होती है, बोन्स होती है, वो मिडल लेयर में उपस्थित रहती है। आपने नाम तो सुना होगा, मिस का तो नाम सुना होगा, क्या होते हैं मिस? मेलियस, इनकस और स्टेपिस, सुना होगा नाम। तो ये मिस का एम रहा, आई इनकस और स्टेपिस, तीनों की तीनों जो मध्य ईयर होते हैं उनकी ये बोन्स होती है। और ये बोन्स क्या करती है? इनर, जो ये ध्वनि तरंगे इनको क्या करती है? इनर और ईयर में पहुंचाती है। जो हमारा आंतरिक कान होता है उसमें ये ले जाने का कार्य करती है।
जिसमें हम मीलियस इसके बारे में बात करें, मीलियस के बारे में बात करें तो ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इनकस से जोड़ती है। देखो जो बाहरी परत होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो जो बाहरी परत होगी, जो ईयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी टीएम, इसके बाद में जो बाहरी परत होगी अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब जो इन बोन मेरो की बाहरी परत होगी वो क्या होगी, मीलियस। फिर उसके बाद में अंदर की तरफ जाएंगे तो इनकस, और फिर उसके अंदर की तरफ जाएंगे तो स्टेपीज। तो ये जो मध्यकरण होती है उसकी आंतरिक भाग होता है, और जो बाहर की तरफ होता है उसे क्या कहते हैं, मीलियस। तो जो ये मीलियस बोन होती है ये क्या करती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा है उसको किससे जोड़ेगी, इनकस से जोड़ेगी। और जो स्टेपीज होती है उसका मुख्य कार्य क्या होती है, इनकस को जो इनर करण है, इसके बाद में अगला भाग क्या आएगा, कोक्लिया, उसको बीच में उसको जोड़ने का कार्य करती है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। आप डायग्राम में देखिए स्टेपीज तक दे रखा है, फिर उसके बाद में जो अगला मुड़ा हुआ भाग है ये क्या कहलाता है, कोक्लिया। इसके अलावा बच्चों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो हमारी जो अंतःकरण होता है, जो ये अंतःकरण होता है मध्यकरण की गुहा में ही, एक जो मिडल ईयर होता है उसकी गुहा में ही एक फेरिंग, एक कैनाल होती है जिसे यूस्टेकियन ट्यूब कहते हैं। ये क्या करती है, हमारे कान को, ईयर को किससे जोड़ती है, जो हमारा फेरिंग्स होता है उससे जोड़ने का काम करती है। देखो इसका मेनली कैसे पता चलता है, कभी आपने आँख या कान में दवाई डाली होगी, आपका गला उसके कारण से कैसा हो जाता है, एकदम से ख़राब हो जाता है, या खट्टा हो जाता है, या अजीब सा टेस्ट आने लगता है। तो वो किस कारण से होता है, जो हम दवाई यहाँ से डालते हैं तो वो मध्यकरण में जाएगी, और मध्यकरण में स्थित यूस्टेकियन ट्यूब्स होती है, जो ये कहाँ जुड़ी रहती है, ये जुड़ी रहती है हमारे फेरिंग्स में। तो वो फेरिंग्स कहाँ कनेक्ट होती है, हमारे गले से। तो गले में जैसे ही वो कान में डालेंगे तो वो क्या करेगी, गले में भी उसका टेस्ट आएगा। और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह जो ईयर ड्रम होती है जो उसमें क्या करता है, प्रेशर को बनाए रखने का कार्य करता है, कि जैसे कान के ऊपर प्रेशर ना पड़े तो वो जितना भी प्रेशर था वो कहाँ से रिलीज़ हो जाए, फेरिंग्स के माध्यम से रिलीज़ हो जाए। उसके कारण से जो हमारा ईयर ड्रम है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तभी तो बोलते हैं कि कभी कान पे एकदम तेज़ वाला चाटा लगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, जो हमारा ईयर ड्रम होता है वो डैमेज हो सकता है। और वो इसीलिए होता है कि जो अत्यधिक मात्रा में प्रेशर ये झिल्ली सहन नहीं कर पाती, और उसके कारण से क्या होता है, ये फट जाता है। तो इसी के लिए क्या बनाई गई है, यूस्टेकियन ट्यूब बनाई गई है। यूस्टेकियन ट्यूब नॉर्मली क्या करती है, जो दाब होता है उसको नियंत्रित या समान बनाए रखने का कार्य करती है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने यहाँ पर आउटर ईयर के बारे में पढ़ा, मिडल ईयर के बारे में पढ़ा। अब बात कर लेते हैं इनको कि ये किस प्रकार से होता है। तो देखो ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आप सब जानते भी हैं। सबसे बाहरी पार्ट कौन सा होता है, सबसे बाहरी पार्ट होता है आउटर ईयर। सबसे बाहरी पार्ट क्या होता है, आउटर ईयर। फिर उसके बाद में क्या होता है, अंदर की तरफ चलते हैं तो मिडल ईयर। यहाँ तक तो हमने देख लिया था, इनर ईयर को एक बार छोड़ देते हैं, ठीक है। जो आउटर ईयर है अब उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो आउटर ईयर पिन्ना या ओरिकुला कहलाता है। वायु में उपस्थित तरंगों को एकत्रित करता है जो ध्वनि तरंगे कहलाती है। और साथ ही साथ इसका एक और भाग होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस। ये क्या होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे ईयर ड्रम कहते हैं तक जाता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस हमने देखा था वो कहाँ तक जाता है, जो हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, या फिर जिसे बोल सकते हैं कान का पर्दा, ईयर ड्रम, वहाँ तक जाता है। अब बात करते हैं जो पिन्ना और ओरिक, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होता है, ये कुछ महीन व मोम स्रावित करने वाली तेल व वसा ग्रंथियाँ होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये एक तो हमारे इस कान के पर्दे को चिकना बनाए रखने का कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या होती है, मोम स्रावित करने वाली कुछ महीन ग्लैंड्स होती है जो किसका स्राव करती है, तेल या वसा का स्राव करती है।
उसके अलावा जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, जिसे कान का पर्दा कहते हैं, वो संयोजी ऊतकों की बनी होती है, जो संयोजी ऊतकों की बनी होती है। और इसका आउटर पार्ट तो क्या, त्वचा से। तो देखो जैसे ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इसका जो आउटर पार्ट है वो तो किससे कनेक्ट होगा, त्वचा से। और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जस्ट आगे क्या है, श्लेष्म झिल्ली, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, तो वो उससे जुड़ा रहता है। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने बात की पिन्ना के बाद में एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस की, फिर उसके बाद में ईयर ड्रम की। तो ईयर ड्रम संयोजी ऊतकों की बनी परत होती है, जो बाहर की तरफ त्वचा से जुड़ी रहती है और अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम सरल एवं बड़ी सीधी लैंग्वेज में आपको ये बताया गया है। उसके बाद में जब हम मिडल लेयर की बात करते हैं, मिडल ईयर की बात करते हैं, तो मिडल ईयर में तीन अस्थियां पाई जाती है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। बाहर की तरफ जो होगी OMI, इसमें क्या लिखेंगे, मिस, मीलियस, इनकस और स्टेपिस। जो मीलियस होती है वो क्या करती है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको इनकस से जोड़ने का कार्य करती है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसको इनकस से जोड़ने का कार्य करती है। और जो स्टेपिस होती है वो क्या कार्य करती है, इनकस को कोक्लिया की ओवल विंडो से जोड़ने का प्रयास करती है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ईयर, जो इनर ईयर है उन तक जो ध्वनियाँ उनको क्या कहेंगे, पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो ये तो बात हुई आउटर ईयर की और मिडल ईयर की। अब बात करते हैं हम इनर ईयर की। तो चलिए इनर ईयर को देखेंगे। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी हो गया था, मेलियस, इनकस और स्टेपिस इन ओवल विंडो ये भी हो गया था। उसके बाद में अब बात करेंगे हम कोक्लियर नर्व, कोक्लिया की। ये क्या होती है, इनर ईयर का भाग होता है। तो देखो, द्रव्य से भरा हुआ इनर ईयर क्या कहलाता है, लेबोरेथ। देखो जो इनर ईयर होता है वो किससे भरा रहता है, फ्लूइड से भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं, लेबोरेथ। ठीक है। इसमें जो एक, ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो बोनी लेब्रिथ और साथ साथ में दूसरा होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिथ। जो बोनी लेब्रिथ होता है यह चैनल की एक श्रृंखला होती है और इन चैनल की इनर भाग मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। तो जो बोनी लेब्रिंथ होते हैं वो जुड़े रहते हैं ऐसे एक चैनल की श्रृंखला में, और इसका जो इनर भाग होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है। ठीक है। अब जो बोनी लेब्रिंथ होता है उसका जो स्राव होता है वो क्या होता है, बोनी लेब्रिंथ परिलसिका द्रव्य से घिरा रहता है, जो पेरीलिम्फ होता है उससे घिरा रहता है, जबकि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ किससे घिरा रहता है, एंडोलिम्फ से घिरा रहता है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अभी तक हमने बात की है इनर ईयर के बारे में। इनर ईयर के बारे में बात की तो इनर ईयर के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें भरा हुआ द्रव्य लेब्रिंथ कहलाता है। ये लेब्रिंथ भी दो प्रकार का होता है, एक तो बोनी लेब्रिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। बोनी लेब्रिंथ एक श्रृंखला के रूप में पाया जाता है जिसकी इनर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। और जो बोनी लेब्रिंथ होता है वह किससे घिरा रहता है, पेरीलिम्फ से, जबकि मेम्ब्रेनस किससे घिरा रहता है, एंडोलिम्फ से। तो इतना चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ईयर के बारे में क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं लेबोरिथ का जो घुमावदार भाग है वो क्या कहलाता है, कोक्लिया कहलाता है। अब जब लेबोरिथ होता है उसका जो घुमावदार भाग होता है वो क्या कहलाता है,
कोक्लिया कहलाता है। ठीक है, ये 2 झिल्ली द्वारा 3 कक्षों में विभाजित रहता है। तो चलिए डायग्राम के बेसिस पे भी देख लेते हैं और आगे फिर एनसीईआरटी के डायग्राम के बेसिस पे भी देखेंगे कि ये किस प्रकार से विभाजित होता है। जैसे 2 झिल्लियाँ इन कोक्लिया को 3 कक्षों में बांट देती है। जो बाहर की तरफ होता है, जो अपर भाग होता है, वो तो क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई। क्या होता है, स्केला वेस्टिबुलाई। और फिर उसके बाद में अगला भाग होता है वो क्या होता है, स्केला मीडिया। और अंतिम भाग क्या होता है, स्केला टिम्पेनाई। तो जो अपर भाग होगा वेस्टिबुलाई, जो मिडल भाग होगा मीडिया, और जो इनर भाग होगा वो टिम्पेनाई। तो यहाँ तक किसी भी चीज़ की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साफ साफ समझा रखा है और साफ साफ लिख रखा है कि जो कोक्लिया होता है, जो कान का इनर ईयर का पार्ट होता है, वो उसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती है। एक तो राइजिनर्स झिल्ली और दूसरी होती है बेसिलर्स झिल्ली। ये झिल्लियाँ क्या करती है, जो कोक्लिया उसको 3 कक्षों में बांट देती है। एक तो स्केला वेस्टिबुलाई, देखो ऐसे याद रखो, यू वी एम से एम, और साथ में आई टी। अपर भाग स्केला वेस्टिबुलाई, मिडल भाग स्केला मीडिया, और इनर भाग क्या कहलाता है, स्केला टिम्पेनाई। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये 2 झिल्लियाँ हो गई। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जो अपर और इनर भाग होता है वो कौन से द्रव्य से घिरा रहता है, पेरीलिम्फ फ्लूइड से। और जो मध्य भाग होता है वो उसमें क्या पाया जाता है, एंडोलिम्फ। तो एंडोलिम्फ से कौन घिरा रहता है, स्केला मीडिया। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं ना। चलो फिर उसके बाद में आगे बात करते हैं। कोक्लिया के आधार भाग जो बेसल पार्ट होता है में स्केला वेस्टिबुलाई ओवल विंडो में समाप्त होती है। तो जो कोक्लिया का आधार भाग होता है उसमें स्केला वेस्टिबुलाई किस में समाप्त होती है, ओवल विंडो में। और साथ में जो स्केला टिम्पेनाई है वो राउंड विंडो में समाप्त होती है, गोल खिड़की में समाप्त होती है। इन 2 पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और आपको पूछ सकता है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। उसके बाद में जो इनर ईयर है उसका ही एक और पार्ट है, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। ठीक है, ये देखते हैं कहाँ स्थित होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी के डायग्राम पे चलते हैं। इसमें जो है डायग्राम दे रखा है, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या दे रखा है, जो ऑर्गन ऑफ कोर्टी है वो कहाँ स्थित होते हैं, बेसिलर झिल्ली के ऊपर यहाँ पे स्थित होते हैं। ठीक है, जो बेसिलर झिल्ली के ऊपर स्थित होते हैं, कौन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे कान का, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये बेसिलर झिल्ली पर स्थित होता है और बेसिलर झिल्ली किस किस को डिवाइड करती है, स्केला मीडिया और स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई को अलग करती है। जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होते हैं वहाँ पर हेयर सेल्स प्रेजेंट होती है और इन हेयर सेल्स पर ऑडिटरी रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। मतलब जो हेयर सेल्स हैं उन पर ऑडिटरी रिसेप्टर उपस्थित होते हैं। और जो ये हेयर सेल्स है ये ऑर्गन ऑफ कोर्टाई की इनर सरफेस पर होते हैं। जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है उनकी इनर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होती है। और इन हेयर्स में क्या होते हैं, ऑडिटरी रिसेप्टर होते हैं। और ऑडिटरी रिसेप्टर किससे कनेक्ट होते हैं, ये गैंग्लिया से कनेक्ट होते हैं, जो रिसेप्टर को कहाँ लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, ब्रेन के अंदर लेके जाएगा। अब देखो जो हेयर है, जो हेयर सेल है, इसका एपिकल पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, उस पर कई स्टीरोसीलिया प्रवर्ध उपस्थित रहते हैं। जबकि इसका आधारी भाग होता है वो एफेरेंट नर्व फाइबर से कनेक्ट रहता है। तो यही तो बात बता रहे थे कि यह ऑडिटरी रिसेप्टर, यही तो है। ऑडिटरी रिसेप्टर जैसे ही ग्रहण करेंगे, एफेरेंट मुख्य काम ही इसका ये होता है कि यह उत्तेजना को कहाँ लेके जाएगा,
CNS में लेके जाएगा और वहाँ से इफेरेंट न्यूरॉन्स अंगों तक वापस रिस्पॉन्स लेकर आएगा। तो जो हेयर सेल्स है इसका एपिकल पार्ट होता है, उस पर स्टीरोसीलिया प्रवर्ध उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट को ग्रहण करते हैं, जो भी कोई भी मूवमेंट हेयर सेल्स में होगी उनको कौन ग्रहण कर लेंगे, स्टीरोसीलिया प्रवर्ध ग्रहण कर लेंगे। और जो इसका आधारी भाग है वो क्या करेगा, ब्रेन को संकेत भेज देगा। किसके माध्यम से, एफेरेंट नर्व फाइबर के माध्यम से। हेयर सेल की श्रृंखला के ऊपर थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन उपस्थित होती है। जो हेयर सेल्स की श्रृंखला होती है उसके ऊपर पतली इलास्टिन की एक मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यही टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार का बदलाव हेयर सेल में बदलाव करता है। और हेयर सेल में अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होगा तो एपिकल पार्ट में बदलाव होगा और ये एपिकल पार्ट इसे ग्रहण कर लेगा और फिर ये क्या करेगा, बेसल पार्ट एफेरेंट नर्व फाइबर से ब्रेन को संकेत भेज देगा। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो ऑर्गन ऑफ कोटाई उसमें मुख्य रूप से क्या है, हेयर के बारे में हमने डिस्कस किया। ये ध्यान रखना है कि कहाँ स्थित होता है, बेसिलर झिल्ली पर उपस्थित होता है। उसके बाद में जो कोक्लिया होता है के अपर साइड में स्थित होता है वेस्टिबुलर अपार्चर्स। जो वेस्टिबुलर तंत्र होता है वो स्थित होता है। और वेस्टिबुलर तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो जनाब आपको ध्यान रखना है बच्चों कि वेस्टिबुलर जो तंत्र होता है वो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से मिलकर बना होता है। तो किससे मिलकर बना होता है वेस्टिबुलर अपार्चर या वेस्टिबुलर तंत्र, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑर्गन ऑफ कोटाई से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो यहाँ देखते हैं आगे, सेमी सर्कुलर कैनाल बेस पार्ट फूला हुआ जिसके एक उभार स्थित होता है। जो सेमी सर्कुलर कैनाल होता है इसका बेस पार्ट फूला हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्फुलेरिस। इसका फूला हुआ भाग सेमी सर्कुलर कैनाल का क्या कहलाता है, क्रिस्टा एम्फुलेरिस। और इस पर रोम कोशिकाएं स्थित होती है। और इसके अलावा जो सेक्यूल और यूट्रिकल्स होते हैं ये भी किसके भाग होते हैं, जो वेस्टिबुलर अपार्चर्स होता है ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ के पार्ट होते हैं। और इस पर उभरी संरचना क्या कहलाती है, मैकुला। तो इस पर उभरी हुई संरचना क्या कहलाती है, मैकुला। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, इस डायग्राम के थ्रू आपको सब समझ में आ जाएगा। जो हम वेस्टिबुलर अपार्चर की बात कर रहे थे तो वेस्टिबुलर अपार्चर किससे मिलकर बना होता है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल 3 SCC। और साथ में किससे मिलकर बना होता है, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ, इनसे मिलकर बना होता है। अब देखो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल दे रखी है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई। इन 3 सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होती है, ये एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती है, एक दूसरे के समकोण पर स्थित होती है। और साथ ही साथ इसका जो जो इसका आधारीय भाग होता है वो फूला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फूला हुआ होता है जिसे क्या कहते हैं, एम्पुलाई। और इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्फुलेरिस। फूला हुआ भाग क्या कहलाता है इसका, एम्पुलाई। और इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और इस पर क्या होती है, रोम सेल्स उपस्थित होती है। इसके अलावा जो ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ थे, ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ उपस्थित थे, उसमें क्या होता है, उसमें 2 भाग होते हैं। एक तो भाग होता है यूट्रिकल्स और दूसरा भाग होता है सेक्यूल। ये दोनों भाग स्थित हो गए। और इसके द्वारा क्या होगा, जो यूट्रिकल्स और सेक्यूल वाला भाग है इसकी ऊपरी सतह क्या बनाएगी, मैक्यूला, मैक्यूलाई। और जो ये मैक्यूलाई है और क्रिस्टा है, मैक्यूला प्लस क्रिस्टा, ये मिलकर क्या करेंगे,
वेस्टिबुलर ऑर्गन के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन और सही स्थिति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे बात भी कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, सेक्यूल और यूट्रिकुल्स दोनों आपको स्थितियां पता लग गई होगी। सेमी सर्कुलर कैनाल का फूला हुआ भाग क्रिस्टा एम्पुलेरिस कहलाती है, जिस पर रोम कोशिकाएं स्थित होती है। क्रिस्टा और मैकुला क्या होती है, वेस्टिबुलर ऑर्गन के विशिष्ट ग्राही होते हैं जो शरीर के संतुलन व सही स्थिति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपको उसमें पूरा सही आंसर बताया जाएगा और साथ ही साथ आपके हर एक डाउट को भी क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। अब इसके बाद में जो आगे की प्रोसेस है तो वो है मैकेनिज्म ऑफ हेयरिंग, कि हमें सुनाई देता कैसे है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो बच्चों, एक बार वापस से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि ये प्रोसेस किस प्रकार से होती है। तो चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर के पार्ट। 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। आउटर पार्ट होता है, उसके 2 भाग होते हैं। एक तो क्या होता है, पिन्ना, और एक पिन्ना या ओरिकुला, ये तो दोनों एक ही भाग हो गए। साथ में एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ठीक है। ये दोनों भाग किसके हो गए, आउटर ईयर के। अब इन आउटर ईयर में जो पिन्ना का मुख्य कार्य क्या बताया था मैंने, पिन्ना का मुख्य कार्य होता है जो वायु में उपस्थित ध्वनि तरंगे होते हैं उनको ग्रहण करना। और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस होती है वो क्या करती है, वो कहाँ तक जाती है, वो जाती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम तक जाती है। इन दोनों पर कुछ मोम या कुछ महीन व मोम स्रावित करने वाली तेल व वसा ग्रंथियाँ उपस्थित रहती है। और साथ ही साथ जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो संयोजी ऊतक से बना होता है। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, आउटर साइड में तो किससे जुड़ी रहती है, त्वचा से, और इनर साइड में किससे जुड़ी रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। तो यहाँ तक भी किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमने बात की जो मिडल ईयर में 3 अस्थियाँ हो गई, मिलियस, इनकस और स्टेपिस, आउटर, मिडल और इनर। तो जो पहले आएगा मिलियस मिस, उसमें जो पहले आएगा ये किसको जोड़ता है, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को इनकस से जोड़ता है। और जो इनकस को आगे जो कोक्लिया से जोड़ने का काम कौन करता है, स्टेपिस करता है। फिर इनर ईयर के बारे में हमने पढ़ा। इनर ईयर के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, लेबोरेंथ, ठीक है। ये लेबोरेंथ क्या होता है, जो 2 प्रकार का होता है, एक तो बोनी और दूसरा मेम्ब्रेनस। दूसरा कैसा होता है, मेम्ब्रेनस। इसके ऊपर जो बोनी लेब्रेंथ होता है ये श्रृंखला के रूप में स्थित होता है और इनके इनर पार्ट पे क्या स्थित होते हैं, मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ स्थित होते हैं। जो बोनी लेब्रेंथ होता है वो क्या किससे घिरा रहता है, पेरीफेरल, उससे पेरीलिम्फ से घिरा रहता है। जबकि जो मेम्ब्रेनस लेब्रेंथ होता है वो किससे घिरा रहता है, एंडोलिम्फ से। उसके बाद में हमने कोक्लिया के बारे में पढ़ा। तो कोक्लिया क्या करती है, लेबोरिथ का घुमावदार भाग क्या कहलाता है, कोक्लिया कहलाता है। और ये इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती है जो किसको, कोक्लिया को 3 भागों में विभक्त कर देती है। ये झिल्ली, ये तो क्या कहलाएगी, राइजिनर्स झिल्ली। और दूसरी झिल्ली होती है बेसिलर। इसी बेसिलर झिल्ली पर क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट रहते हैं। ये भाग क्या कहलाएगा, स्केला वेस्टिबुलाई। ये भाग मीडिया, ये स्केला टिम्पेनाई। और जो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा रहता है ये क्या कहलाएगा, पेरीलिम्फ। और जो बीच में फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहेंगे, एंडोलिम्फ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में बात की हमने ऑर्गन ऑफ कोटाई की। जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है वो
कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिलर झिल्ली पर प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ उस पर हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर सेल्स के ऊपर एक पतली लचीली झिल्ली होती है जिसे टेक्टोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो हेयर सेल का ऊपर का पार्ट होता है वहाँ पर क्या स्थित होती हैं, स्टीरियोसीलिया प्रवर्ध स्थित होते हैं, जबकि बेसल भाग एफेरेंट नर्व सिस्टम से जुड़ा, फाइबर से जुड़ा रहता है। उसके बाद में हम वेस्टिबुलर अपार्चर के बारे में पढ़ा कि जो वेस्टिबुलर अपार्चर्स होते हैं वो कितने भाग में बना होता है, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्लस ऑर्गन ऑफ लेबोरिंथ से मिलकर बना होता है। ऑर्गन ऑफ ओटोलीथ से मिलकर बना रहता है, जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल का जो आधारीय भाग होता है वो फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, क्रिस्टा एम्पुलेरिस। और जो ऑर्गन ऑफ ओटोलीथ होते हैं उनके 2 भाग होते हैं, सेक्यूल और यूट्रिकल। उनमें उभरी हुई संरचना क्या कहलाती है, मैक्यूला। और जो ये क्रिस्टा और मैकुला है, क्रिस्टा और मैकुला है, तो क्रिस्टा के ऊपर तो क्या पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करती है, शरीर के संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, और ये विशिष्ट ग्राही ऑर्गन होते हैं। अब हम बात करेंगे जो मैकेनिज्म किस प्रकार से सुनना होता है। तो देखो छोटी सी प्रोसेस है, लेकिन अगर आपने अच्छे से ये पढ़ा है तो इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो जो मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग होती है, तो जो ध्वनि होती है, वो एक्सटर्नल ईयर, जो हमारा ईयर पिन्ना होता है उससे ग्रहण करेगी, फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस में जाएगी। तो ये दोनों पार्ट किसके होंगे, एक्सटर्नल ईयर के, जो बाहर का ईयर होता है। उसके बाद में जो ये ध्वनि ये कहाँ पे जाएगी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम में ध्वनि जाएगी तो ईयर ड्रम में क्या होगा, कंपन होगा, और ईयर ड्रम के आगे क्या स्टार्ट हो जाता है, मिडल ईयर। और मिडल ईयर में कितनी अस्थियाँ होती है, 3 कर्ण अस्थियाँ होती है। तो ये जो कंपन है ये किस में जाएगा, कर्ण अस्थियाँ, मिस में जाएगा। और मिस जो स्टेपिस होता है वो स्टेपिस कोक्लिया की खिड़की से जुड़ा रहता है। तो जो ये ओवल विंडो है, अंडाकार विंडो है, वहाँ पर ये आवेग जाएगा, और उसके द्वारा ये आवेग कोक्लिया में भरे हुए द्रव, कोक्लिया में कौन सा द्रव स्थित होता है, लेबोरेंथ, अस्थिल और बोनी लेबोरेंथ और मेम्ब्रेनस लेबोरेंथ, यहाँ पे आएगा। उसके बाद में वहाँ पे जो लिम्फ है, जो एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ भरा है, उसमें कंपन उत्पन्न होगा, और ये कंपन क्या करेगा, जो बेसिलर मेम्ब्रेन है में हलचल उत्तेजित करेगा। और बेसिलर मेम्ब्रेन पे ही क्या स्थित होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई स्थित होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई स्थित होता है। और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई पर क्या स्थित होते हैं, हेयर रोम्स उपस्थित होते हैं। तो अब जो रोम है उनके अंदर बैंड उत्पन्न होगा, जो स्टीरोसीलिया लगे हुए हैं वो क्या करेंगे, बैंड, जो ये हेयर रोम को क्या कर देंगे, बैंड कर देंगे। और ये बैंड्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर क्या डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, और प्रेशर डालने से टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या करेगा, कंपन उत्पन्न करेगा। और ये कंपन क्या करेगा, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हेयर रोम के बेसल पार्ट में जो आधारीय भाग होता है वहाँ पर कौन सा, एफेरेंट न्यूरॉन है, और ये न्यूरॉन्स क्या करेगा, तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न करेगा। और ये तंत्रिकीय आवेग एफेरेंट न्यूरॉन से होता हुआ ऑडिटरी नर्व में जाएगा, और मस्तिष्क में स्थित ऑडिटरी कॉर्टेक्स में पहुंच जाएगा। वहाँ पर इम्पल्स के बेसिस पर साउंड का एनालिसिस किया जाएगा और साउंड को पहचाना जाएगा। तो कितनी सिंपल एंड स्वीट प्रोसेस, सिर्फ 5 मिनट में हमने क्लियर कर ली कि आखिर हमें सुनता कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए था कि जो हमारे ईयर, उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आपने कितने आसानी से देखा, और अब मुझे नहीं लगता कि अगर आपने एकदम ध्यान से देखा इस वीडियो को तो आपको वापस से कभी ईयर और आइज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपके हर एक डाउट, हर एक क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए। एनसीईआरटी का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो या बाहर से आ जाए, आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर जाओगे। आपका ईयर और आइज़ में से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, बशर्ते आपने अच्छे से दोनों वीडियो देखे हों। तो दोस्तों, कल हम वापस से
इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें हम एक नए चैप्टर से इसकी शुरुआत करेंगे और उनके एनसीईआरटी बेस्ड जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वहाँ क्वेश्चन देखेंगे और जहाँ थोड़ी मैकेनिज्म होगी तो उसको ऐसे ही फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझा दिया जाएगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हुआ है तो वो भी आपका एग्ज़ाम से पहले क्लियर हो जाए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हमने पीडीएफ इस वीडियो के अपर साइड में भी दे रखा है और साथ ही साथ हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी हमने लिंक दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर भी हमारे टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं सक्सेस बायोलॉजी क्लासेस के नाम से और साथ ही ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।